अस्सलाम वालेकुम। दुरुस्त पढ़ लो। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये है चैप्टर 5। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अच्छा इस चैप्टर में क्या है, इससे बाद में आते हैं। पहले देखते हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट देखिए, चैप्टर 5 में क्या है, इस पे बाद में बात करेंगे। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी जो प्रोडक्ट हम बना के बेचते हैं वो हमें पर यूनिट कितना कॉस्ट करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, इसके लिए दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये कहती है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ वही खर्चे लेने चाहिए जो प्रोडक्ट बने तो हो, प्रोडक्ट ना बने तो ना हो। यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स। क्योंकि प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स्ड ओवरहेड्स तो होंगे ही होंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो खर्चे आने चाहिए जो प्रोडक्शन हो तो खर्चे हो, प्रोडक्शन ना हो तो खर्चे ना हो। मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हर नया यूनिट खरीदने के साथ जैसे ही मार्जिनल यूनिट खरीदेंगे यूटिलिटी कम होती जाएगी, इकोनॉमिक्स। तो मार्जिनल का मतलब है कि जब यूनिट बने तो जो खर्चा होगा वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए, यानी सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल। जबकि इसके मुकाबले पे जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोच है वो कहते हैं कि भाई फैक्ट्री के बाकी खर्चे किसने पूरे करने, प्रोडक्ट नहीं पूरे करके देने ना, तो उनकी कॉस्ट भी यही एब्जॉर्ब करेगा। ये वो है जो हम आज तक पढ़ रहे थे। आज तक जो पढ़ा था वो ये है, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच भी और फिक्स्ड एफओएच भी। ये दोनों अप्रोचेस का फर्क है। ये दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो अलग अलग फिरके हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड तक, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं कि फैक्ट्री के सारे खर्चे प्रोडक्ट नहीं कमा के देने, तो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे तो प्रोडक्ट कमा के देगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड तक। ये हो गया कॉन्सेप्ट कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है क्या। अब ये जो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों में है। डिसीजन मेकिंग में इनका इस्तेमाल है, फिर जो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल है, जो बुक्स में अकाउंटिंग की जाती है उनमें इनका इस्तेमाल है। ये जो अप्रोचेस हैं, इनमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये होती है मेनली यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट की जो रिपोर्टिंग है, यानी मैनेजमेंट अकाउंट्स कह लें, इसका इस्तेमाल ज्यादातर डिसीजन मेकिंग के लिए। जबकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसका इस्तेमाल ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो हमने पढ़ी है डेबिट क्रेडिट जो भी पढ़ा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है। डिसीजन मेकिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं होती। और मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग भी इनके लिए हो सकती है। तो इनका मेन इस्तेमाल मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, जबकि जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें डेबिट क्रेडिट पढ़ा था, वो यही है। तो उसमें सब में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। इसकी सबूत ये है कि आज तक जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट में, मैं फिक्स ओवरहेड ले रहा था ना, आज तक मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं फिक्स नहीं आएंगे, तो आज तक हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब से ऑनवर्ड हम लोग ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिनमें एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का फर्क लेके चल रहे होंगे। अब तक जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बताया था, अब से ऑनवर्ड है जरूरत। एब्जॉर्प्शन जो कॉस्ट कैलकुलेशन है, डेबिट क्रेडिट है, वो एब्जॉर्प्शन है, यानी हिस्टोरिक कॉस्ट रिकॉर्डिंग, वो एब्जॉर्प्शन है। मार्जिनल जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। हाँ, हो सकता है कि मैनेजमेंट जो अपने इंटरनल अकाउंट्स बनाती है, हो सकता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में बनाते हैं, हो सकता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बनाते हैं, वो मैनेजमेंट की मर्जी है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग वहां इस्तेमाल होती है जहां डिसीजन मेकिंग, हमने पढ़ी है डिसीजन मेकिंग, जहां पर हिस्टोरिक कॉस्ट की रिकॉर्डिंग है, वो एब्जॉर्प्शन होती है। अब आते हैं चैप्टर में क्या है, चैप्टर 5 क्या है। चैप्टर 5 है ये मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट के अकाउंट्स, यानी आपको चैप्टर 5 के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। इनकम स्टेटमेंट पूछी जाएगी मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के मुताबिक और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच के मुताबिक। चैप्टर 5 में हम लोग सिर्फ रिपोर्टिंग पढ़ने लगे, यानी चैप्टर 5 में हम लोग सीखेंगे इनकम स्टेटमेंट यूजिंग बोथ अप्रोचेस, और दोनों अप्रोचेस के मुताबिक जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएंगी उनके प्रॉफिट सेम आएंगे एंड पे। अगर दो अलग अलग अप्रोचेस हैं तो प्रॉफिट में फर्क आएगा, तो फर्क क्यों होगा वो हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये चीजें पढ़नी है। ये मैंने आपसे सिर्फ ये बताया कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन है क्या, ये मैंने सिर्फ अप्रोच डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, ये मुख्तलिफ यूजेस हैं। ये मैंने बताया कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर 5 में हमने दोनों अप्रोचेस से इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़नी है, और चूंकि दोनों का नेट प्रॉफिट डिफरेंट आएगा तो उनको रिकंसाइल भी करना है। ये इस चैप्टर में पढ़ना है। बुक रीड कॉस्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एक्सपेंसेस में आएंगे। तो अब आपको मैं इनकम स्टेटमेंट बनानी सिखाता हूँ और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन सिखाता हूँ। अच्छा, बजाय इसके कि पहले मैं आपको इनका फॉर्मेट बना के दूं फिर सवाल करें, तो मैंने एक सिंपल सा सवाल बनाया है 2-3 साल का। उसी सवाल को सॉल्व करते करते इनकी फॉर्मेटिंग भी दिखा देता हूँ और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन भी सिखा देता हूँ। तो एक सवाल के जरिए मैं आपको इनके फॉर्मेट्स और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बता रहा हूँ।
ठीक है, सवाल लिखें, सवाल लिखें। Following information relates to first 3 years of a business. जो पहले बिजनेस के 3 साल है, पहले 3 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईयर 1 का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, फिर ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताता जाऊंगा, तो आपने वो ईयर 1 2 3 यानी अंग्रेजी बताऊंगा, उसके सामने ईयर 1 2 3 के कॉलम्स, तो वो ईयर 1 2 3 में लिखते जाइएगा। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 30, 31 और 33। ईयर 1 में 30, ईयर 2 में 31 और ईयर 3 में 33। 30, 31 और 33। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 8 9 10, 8 9 10। ईयर 1 में 8, ईयर 2 में 9 और ईयर 3 में 10। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 6, फिर 6 और 7। 6 6 और 7, 6 6 और 7। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 4 4 और 5, 4 4 और 5। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। और ये आपके पुराने रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिक्स्ड ओएआर, फिक्स्ड ओएआर। ओएआर याद है? ये जो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट बताया, इसके साथ ब्रैकेट में लिखने फिक्स्ड ओएआर है। अच्छा, जब हमने ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा था तब टोटल ओवरहेड्स ही पढ़े थे। जो ओएआर था उसमें वेरिएबल फिक्स सब इकट्ठे होते थे, लेकिन आइंदा से हम जो पढ़ने लगे हैं हमें अक्सर जरूरत पड़ेगी कि वो जो ओएआर था, लेट्स से 40 रुपए ओएआर था, तो उसमें से अब हम तोड़ेंगे कि 22 रुपए वेरिएबल ओएआर और 18 रुपए फिक्स्ड ओएआर। तो अब हम ओएआर के भी 2 टुकड़े कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट लिखाने लगा हूं, साथ ब्रैकेट में लिखने फिक्स्ड ओएआर है एक्चुअली, वो है 3 3.5 और 4, 3 3.5 और 4। तीन, 3.5 और 4। इसके बाद लिखिए वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 2 रुपए, 2। तीनों साल में 2 2 2। फिर लिखिए यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ईयर 1 में 5000, ईयर 2 में 4200, 4200, 4200 और ईयर 3 में 5500, 5500। फिर लिखिए यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड ईयर 1 में 5000, ईयर 2 में 3500 और ईयर 3 में 5700, 5700। उसके बाद लिखिए एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच ईयर 1 में 14,800, 14,800 रुपीज हैं। ईयर 2 में 16,200, 16,200। ईयर 3 में 15,500, 15,500, 15,500। उसके बाद लिखिए फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000। चलिए, मुझसे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड लिखिए इनकम स्टेटमेंट्स, पार्ट ए रिक्वायर्ड है, पार्ट ए इनकम स्टेटमेंट्स फॉर ईच ऑफ द 3 इयर्स, इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द 3 इयर्स यूजिंग नंबर 1 मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और रिक्वायरमेंट बी है तीनों ईयर्स की अलग अलग प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन फॉर ईच ऑफ द 3 इयर्स। ये मुझसे रिक्वायर्ड है। चल शुरू करते हैं।
इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बना के दिखाता हूं, तो आप इसमें फॉर्मेट भी सीख लेंगे और सॉल्व तो मैं कर ही रहूंगा। पूरा पेज तो लग ही जाएगा, तो 2 पेजेस वर्किंग करते हैं। पहले 2 पेजेस छोड़ के वर्किंग पे आ जाए। मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की अगर आपको इस तरह से इनकम स्टेटमेंट टेस्ट होती है तो उसकी 3 तो वर्किंग्स ऑलमोस्ट है ही है, हर सवाल में जरूरी 3 वर्किंग्स तो होंगी। तो पहले मैं वर्किंग कर लेता हूं क्योंकि इनका इस्तेमाल होगा। तो 2 सफे इनकम स्टेटमेंट के छोड़ के मैं वर्किंग पे आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग वो है प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट की। ये जरूरी है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के सवाल में आपको ये जरूरी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल अलग अलग है, तो इसलिए हर साल की अलग अलग। डायरेक्ट मटेरियल कितना 8 9 10। डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स 4 4 5। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल कर रहे होंगे तो बस ये पूरी हो गई। मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल बस पूरा हो गया ये। तो इनके टोटल कर लेते हैं 18 19 22। ये मार्जिनल के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई, लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन से सवाल कर रहे होंगे तो फिर ये सही पूरा नहीं है। क्या करूंगा, फिक्स्ड भी इसमें डाल देता हूं, तो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। कितना 3 3.5 और 4। अब जो कॉस्ट बनेगी ये एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। 21 22.5 26। एक तो प्रोडक्ट कॉस्ट की वर्किंग बड़ी जरूरी है। ये हो गई। ठीक है, नोटेड। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी वर्किंग है वो भी बड़ी जरूरी है। वो ये कि हम यूनिट्स की मूवमेंट पूरी बना के देख लें कि हमारे पास यूनिट्स की चारों चीजें हैं। चारों चीजें मतलब ओपनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स, क्लोजिंग और क्या होता है यूनिट्स में? ओपनिंग, प्रोडक्शन, क्लोजिंग, सेल। तो ये अगर सवाल में है तो ठीक है, पता चल जाएगा, है नहीं है तो कुछ मिसिंग फाइंड हो जाएगा। तो यूनिट्स की मूवमेंट भी बना लेते हैं। ओपनिंग, प्रोडक्शन और सेल, क्लोजिंग। इतने पहले थे, इतने बनाए, इतने बेचे तो इतने बच गए। ईयर 1 का ओपनिंग कितना 0। ईयर 1 में कितने बनाए 5000। ईयर 1 में कितने बेचे 5000। तो ईयर 1 के एंड पे कितने बच गए 0। तो ईयर 2 का ओपनिंग 0। ईयर 2 में बनाए 42, बेचे 35, बच गए 700। ईयर 3 का ओपनिंग 700। ईयर 3 में बनाए 5500। ईयर 3 में बेचे, ईयर 3 में बच गए 500। और तीसरी वर्किंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए है, वो मैं एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बताता हूं, फिर बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने छोड़ दी। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट बनाने लगा। इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल 3 साल है, कॉलम बना लेता हूं 1 2 3। सेल्स। अच्छा, अब सेल्स के लिए हम पेपर मार्कर को बता रहे हैं कि हम यूनिट्स इनटू सेल प्राइस करने लगे। यूनिट्स भी तुमने बताई है, प्राइस भी तुमने बताई है, हम सिर्फ उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सेल प्राइस दी हुई है, यूनिट्स दिए हैं, बताएं सेल्स कितनी। वन 08500 188 100। दोनों चेक करते रहना। कोई तेज कर रहा है डजंट मैटर, दोनों सही करने चाहिए। देख रहे हैं वैसे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स के बाद क्या था। मार्जिनल में सेल्स के बाद आएंगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। होंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेकिन सिर्फ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मार्जिनल के मुताबिक प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा है ही सारे वेरिएबल खर्चे, इसलिए वेरिएबल लिख दिया वर्ड। क्या क्या? ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग। अच्छा, इसके लिए भी ना हम पेपर मार्कर को बस इतना बता देते हैं कि यूनिट्स जो कि हमने आपको वर्किंग 2 में निकाल के दे दी है इनटू कॉस्ट जो हमने आपको वर्किंग 1 में निकाल के दे दी है। हमने यूनिट्स निकाल दिए हैं वर्किंग 2 के अंदर,
ओपनिंग स्टॉक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है और क्लोजिंग स्टॉक है। और हम पेपर मार्कर को बस इतना बता देते हैं कि यूनिट्स जो वर्किंग 2 में निकाले हैं इनटू कॉस्ट जो वर्किंग 1 में निकाली। ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है। कितने यूनिट्स बनाए ईयर 1 में? 5000। और मार्जिनल कर रहा हूं मैं, ईयर 1 की प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी? 18। 90,000। और क्लोजिंग कोई नहीं है, तो फिर अगला ओपनिंग भी कोई नहीं है। ईयर 2 में हमने यूनिट्स बनाए 4200 और ईयर 2 की हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट 19 है। 4200 इंटू 19 79,800। और ईयर 2 में जो 700 बच गए वो यही 19 वाले हैं ना, तो 700 इंटू 19 13,300। ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग बन गया। तीसरे साल में हमने 5500 बनाए और 22 रुपए का एक है 121,000। और जो 500 बच गए वो भी यही 22 वाले 11,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 90,000 66,500 123,300। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करते हैं तो आंसर प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन आता है। तो अब जो आंसर आएगा ये है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की हुई, अभी सेलिंग खर्चे माइनस करने बाकी हैं, इसलिए ग्रॉस। कंट्रीब्यूशन होती है ये सेल्स माइनस वेरिएबल खर्चे। तो ईयर 1 की ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 60,000, ईयर 2 42, तीसरा साल जी 64 लगा यार, ये ले। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आ जाता है, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करें कि नेट कंट्रीब्यूशन आ जाए, वेरिएबल एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि जब तक कंट्रीब्यूशन का वर्ड है तब तक सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस होंगे, तो इसमें से माइनस होंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दिए में। इनटू कौन सा यूनिट्स करूं? सेल वाले, तो सोल्ड यूनिट्स 2 रुपए दिया हुआ है इनटू सोल्ड यूनिट्स। ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 7,000। अब जो आंसर आएगा ये कहलाएगा नेट कंट्रीब्यूशन। 50,000, 35,000 और 53,400। नेट कंट्रीब्यूशन तक पहुंचते पहुंचते सारे वेरिएबल खर्चे माइनस हो गए, प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या करूं? फिक्स खर्चे भी माइनस कर लेते हैं। तो अब इसमें से माइनस होंगे सारे फिक्स खर्चे, और उन सारे फिक्स खर्चों के अंदर फैक्ट्री के फिक्स खर्चे भी शामिल हैं और एडमिन सेलिंग फिक्स भी शामिल है। तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स फिक्स कितने हैं ईयर 1 में? 14,800 थे शायद, एक्चुअली बना रहा हूं ना मैं। ईयर 2 में, ईयर 3 में 15,500 और एडमिन सेलिंग फिक्स्ड 5,000, 6,000 और 7,000। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हम्म 12,800 30। इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन की। देखिए इनकम स्टेटमेंट जैसी, बस क्या हुआ कि हमने वेरिएबल एक तरफ कर लिया, फिक्स एक तरफ कर लिया। इस सवाल की पहचान यही है कि आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम या यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, तो फिर ये फॉर्मेट का ख्याल रखिए, क्योंकि इस चैप्टर में है ये कि मैनेजमेंट रिपोर्ट्स किस तरह से बननी है यूजिंग मार्जिनल और यूजिंग एब्जॉर्प्शन।
मार्जिनल कॉस्टिंग हो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, सेल्स तो सेल ही है, तो सेल्स तो वही आएंगे 150,000, 108,500 और 188,100। और ये एब्जॉर्प्शन है, ये वही है जो आज तक पढ़े थे, तो इनकम स्टेटमेंट भी वैसी ही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ सेल्स। और हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि जो यूनिट्स निकाल चुके वर्किंग 2 में इनटू जो कॉस्ट निकाल चुके वर्किंग 1 में। ईयर 1 में यूनिट्स बनाए थे 5,000 और ईयर 1 में प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है एब्जॉर्प्शन के मुताबिक? ये 21, 5,021, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी 105 और क्लोथिंग कोई नहीं था। ईयर 2 में 4200 यूनिट्स बनाए और 22.5 का एक है। अब मैं एब्जॉर्प्शन कर रहा हूं तो एब्जॉर्प्शन वाली कॉस्ट देखा हूं 94,500 और ईयर 2 में जो 700 यूनिट बच गए वो भी यही 22.5 वाले ही हैं 15,700 और यही अगले साल का ओपनिंग बन गया। और ईयर 3 में जो 5500 यूनिट्स बनाए वो 26 वाले हैं, 5526 वाले 143,000 और ये जो 500 बच गए वो भी यही 26 वाले ही हैं कितना 13। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई 105,000, 78,750, अच्छा, आप चूंकि पूरी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की है तो इसका आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट। कितना 45,000 कितना 29,750। हाँ जी, ये सी में कितना 42,350। यहाँ तक पहुंचे? अच्छा समीर, एक बार मैं इस पूरे को एक थोड़ा सा पॉज देगा ना, पहले ये स्क्रीन आ जाए ताकि जिसने नहीं नोट किया वो कर ले, पॉज करके तो 2-3 सेकंड। अब अगला हिस्सा देख लो, जिसने नहीं नोट किया फिर वो पॉज करके कर ले यहाँ तक, क्योंकि मैंने वो वर्किंग 1 मिटानी मुझे जगह चाहिए, या वर्किंग 2 मिटा देता हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल में हमें इनकम स्टेटमेंट के लिए एक और चीज निकालनी पड़ेगी, वर्किंग 3 1 2 3, और वो होगी अंडर या ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। जब ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अंडर ओवर अप्लाइड हम टोटल लेके चल रहे थे, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़े ही टोटल ओवरहेड थे। अब फर्क कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब हमारे लिए फिक्स्ड ओवरहेड को फर्क, यही तो फर्क है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड ओवरहेड का ही तो फर्क है। तो इसलिए इस चैप्टर में स्पेसिफिकली फिक्स्ड को मैं अलग लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने आपको शुरू में विषय के अंदर फिक्स्ड ओआर बताया था, फिक्स्ड। तो अंडर ओवर अप्लाइड निकालने का क्या तरीका होता है? अप्लाइड कैसे निकालते हैं? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालो? ओआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे ओएआर, फिक्स्ड ओआर इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ईयर 1 का ओआर 3 रुपए शायद, ये देखें 3 इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 15,000। ईयर 2 का फिक्स्ड ओआर 3.5 इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ईयर 3 का फिक्स्ड ओआर 4 रुपए इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और अंडर ओवर कैसे पता चलेगा? एक्चुअल से, और एक्चुअल गिवन है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ईयर 1 में है 14,800, 16,200 और 15,500। तो यहां से पता चल जाएगा अंडर ओवर अप्लाइड। और उसका तरीका होता है कि अगर अप्लाइड ज्यादा है तो ओवर है, अप्लाइड कम है तो अंडर है। तो ये ओवर है 200, ये अंडर है
1500 शायद 1500 ना और इधर ओवर अप्लाइड है। अच्छा अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है मैंने, इस पे गौर करें। 105 कैसे निकाला? 5000 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 21 में 3 शामिल है, तो 1,05,000 में क्या मैं कह सकता हूं कि अप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है? क्योंकि देखिए ना 5000 इंटू 21 किया है और 21 में ये फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है, तो जब 21 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें 3 भी तो है, तो इस 1,05,000 के अंदर अप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है। जबकि अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचना चाहते हैं तो कौन से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचेंगे? अप्लाइड या एक्चुअल? एक्चुअल। अभी इसमें कौन से शामिल है? इस जीपी तक पहुंचने के लिए अभी कौन से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस हुए हैं? अप्लाइड। हमें इसको एक्चुअल तक पहुंचाना है। ओवर अप्लाइड का क्या मतलब है? कि अप्लाइड एक्चुअल से ज्यादा है, तो हमने इसमें से ज्यादा माइनस कर दिया हुआ है, जबकि एक्चुअल में थोड़े थे। एक्चुअल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या करूं? 200 ऐड कर दें। तो हम इस जीपी के अंदर अंडर या ओवर अप्लाइड एडजस्ट कर दिया करेंगे। अगर ओवर है तो ऐड कर दिया करेंगे, अंडर है तो लेस कर दिया करेंगे। दोबारा सुने, बल्कि ईयर 2 बताता हूं। ये जो 94,500 है, 94,500 ये कैसे बनाया? 4200 इंटू 22, 22.5। इस 22.5 में 3.5 शामिल है, तो जब 4200 से 22.5 मल्टीप्लाई हुआ तो इफेक्टिवली 3.5 भी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस 94,500 में अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड शामिल है। जबकि असल प्रॉफिट तक पहुंचना तो क्या होने चाहिए? एक्चुअल। इस 29 में से अप्लाइड माइनस हुए में, इस 29 में से ये माइनस हुए में, असल में ये माइनस होने चाहिए, तो और माइनस कर दूं या ऐड कर दूं? ये माइनस हुए में ये होने चाहिए, मजीद माइनस करूं या ऐड बैक करूं? इस ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए अप्लाइड माइनस हुए में, ईयर 2 में अप्लाइड कितने? 14,700, एक्चुअल 16,200। मैं इस प्रॉफिट को एक्चुअल तक ले जाना चाहूं तो क्या करूं? 14,700 माइनस हुआ बस बहुत है या मजीद माइनस करूं? कितने और माइनस करूं? 1500। तो ये अंडर अप्लाइड है, तो अंडर अप्लाइड हो तो माइनस करना है, ओवर अप्लाइड हो तो ऐड करना है। 200, 1500 और 6,500। अब हमने क्या किया? हमने ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लिया, ये आ जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 45,200, 28,250, 35,700, 850। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या रहेगा? एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस रहेगा, इसमें से माइनस हो जाएंगे एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस। और वो दो तरह की हैं, कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स्ड हैं। वेरिएबल हैं 10,000, 7,000 और 11,400, और फिक्स्ड हैं 5,000, 6,000 और 7,000। नेट प्रॉफिट आ जाएगा ये वर्किंग 3 की थी मैंने। जी देख देखो हम एक्सपेंसेस की बात करें ना, ये इस पे भी वही 3 रुपए, इस पे भी वही 3 रुपए, 3.5, 3। इसमें भी 3 रुपए मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 3 रुपए मल्टीप्लाई हुआ है, तो नेट इफेक्टिवली तो यूनिट सोल्ड भी 3 रुपए मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो एक्सपेंस देखो, हम एक्सपेंस की बात करें, अभी मैं रिकन्सिलेशन बताता हूं ना तो उसमें स्टॉक वाली बात कब आ जाएगी। कितना आ गया? 30,200, 15,250, 17,450।
मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट बराबर है? नहीं। अब करते हैं इनके रिकंसिलिएशन की बात। संगीत पॉज करना। कौन सी फिगर करते हैं? ये भी गलत होगी फिर। कितना है? 48, 850 और ये 34। ये प्लस माइनस की गलती ठीक कर लें। अच्छा, अभी सवाल की रिक्वायरमेंट डी ये है कि इन प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन करनी है। पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉफिट में फर्क है। हाँ है, पहले साल में नहीं है, बाकी दोनों में है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में फर्क क्यों है? एक बात जहन में ये आती है कि शायद अंडर ओवर अप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। तो अगर अंडर ओवर अप्लाई फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से होता तो फिर ईयर 1 में भी होता। ईयर 1 में फर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने एक्चुअल ओवरहेड माइनस किए हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्प्शन में पहले अप्लाइड हुए और फिर जो अंडर ओवर थे वो एडजस्ट हो गए, इफेक्टिवली तो एक्चुअली बन गए ना। यहाँ पर हमने माइनस ही एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स किए, यहाँ पर पहले अप्लाइड इस्तेमाल हुए और बाद में अंडर ओवर एडजस्ट हो गए, तो इफेक्टिवली वो एक्चुअल पे कन्वर्ट हो गया, इसलिए दोनों का प्रॉफिट सेम आ गया। इसका मतलब अंडर ओवर अप्लाई का फर्क नहीं है। अगले दोनों साल में प्रॉफिट में फर्क आ रहा है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में फर्क इसी वजह से है जो उनका वैसे ही कॉन्सेप्चुअल फर्क है। क्या कॉन्सेप्चुअल फर्क है? प्रोडक्ट की कॉस्ट का, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का जो फर्क है। जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का फर्क है वही इनके प्रॉफिट में फर्क है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल के केस में 13,300 आ रहा है, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में 15,750 आ रहा है। दोनों की इन्वेंटरी वैल्यूएशन में फर्क है, और अगर इन्वेंटरी में फर्क है तो फिर स्टॉक प्रॉफिट में तो फर्क आ ही जाएगा। ईयर 1 में अभी भी मैंने एक बात की कि मार्जिनल में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, फिक्स्ड एक्चुअल फॉर द ईयर शो हो गए। एब्जॉर्प्शन में फिक्स्ड पहले अप्लाइड आए, फिर अंडर ओवर अप्लाइड एडजस्ट हो गए। लेकिन इन दोनों साल में फिक्स्ड ओवरहेड में से कुछ हिस्सा स्टॉक में छुप के आगे चला गया। मार्जिनल में क्या होता है, सारे के सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स उसी साल चार्ज हो जाते हैं, जो फॉर द ईयर फिक्स्ड ओवरहेड थे वही चार्ज हो गए। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड का कुछ पोर्शन स्टॉक में छुप के अगले साल चला जाता है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में फर्क इसलिए है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड स्टॉक की वैल्यू में छुप के अगले साल चले जाते हैं। तो कितना फर्क है? जितना स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड छुपे हुए हैं। स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड कितने छुपे हुए हैं यहां से भी नजर आ रहा है। इन दोनों का स्टॉक बराबर क्यों नहीं है? फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से। प्रॉपर फॉर्मेट लिख के देता हूं, पहले सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। दूसरे साल में मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है? 12,800। एब्जॉर्प्शन का स्टॉक क्लोजिंग मार्जिनल के स्टॉक से ज्यादा है कि कम है? एब्जॉर्प्शन का स्टॉक मार्जिनल के क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड छुपे हुए हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो हमें मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ेगा। तो जितना इसके स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड छुपे हुए हैं, कितने छुपे हुए हैं? 15,750 माइनस 13,300, कितने छुपे हुए हैं? 24। तो यही फर्क है दोनों के प्रॉफिट का। ऐड करके देखें पता चल जाएगा कितना आ रहा है। 15,250। दोनों के प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो स्टॉक में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। ऐड क्यों किया मैंने मार्जिनल के प्रॉफिट में? क्योंकि एब्जॉर्प्शन का स्टॉक अगर मार्जिनल से ज्यादा है, जो कि ज्यादा ही होगा, तो फिर उसका प्रॉफिट भी मार्जिनल के प्रॉफिट से ज्यादा है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया। और ओपनिंग स्टॉक में जाके बात उलट हो जाएगी। तो अगले साल मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है? 30,900। तो ये जो यहाँ ऐड किया था ये मुझे आगे जाके लेस करना पड़ेगा। हाँ, तीसरे साल के क्लोजिंग स्टॉक में अगेन 2,000 का फर्क आ रहा है, वो 2,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। 30,450। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट्स में फर्क है इन्वेंटरी की वैल्यू में छुपे हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से। अगर वो फर्क प्लस माइनस कर देंगे तो मार्जिनल के प्रॉफिट से एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। इसको भी कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल भी कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन पार्ट बी, रिकंसिलिएशन कर ले। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल कर ले। रिकंसिलिएशन बना रहा हूँ, पार्ट बी रिकंसिलिएशन, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन 1, 2 और 3। अच्छा, आप लोगों के लिए ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस याद रखना आसान है या क्लोजिंग ऐड और ओपनिंग लेस याद रखना आसान? जो याद रखना आसान है वैसे फॉर्मेट बना देता हूँ। ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस बचपन से रट्टा लगाया हुआ है, तो ये ज्यादा आसान है क्योंकि याद रखना, तो फॉर्मेट भी ऐसा ही बना देता हूँ। आप लोग शुरू करेंगे एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से। अगर मांगी जाए ना रिकंसिलिएशन, आप लोग एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट से शुरू करिएगा और इसमें ऐड कर देंगे जो फिक्स्ड ओवरहेड शामिल हैं इन ओपनिंग स्टॉक, और लेस कर देंगे जो फिक्स्ड ओवरहेड शामिल हैं इन क्लोजिंग स्टॉक। तो जो आंसर आएगा वो मार्जिनल के प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा। और अगर आपको ये फिक्स्ड ओवरहेड्स ओपनिंग स्टॉक में कितने शामिल हैं इसकी जगह एक और चीज बता देता हूं। इन दोनों का मतलब है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के स्टॉक्स में फर्क। दोनों के स्टॉक में फर्क किस वजह से?
दोनों के स्टॉक्स की वैल्यूज में फर्क किस वजह से? फिक्स्ड ओवरहेड्स की वजह से है ना। तो अगर आप दोनों के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें तो ये चीज आ जाएगी। ये कौन सी लाइन आएगी? दोनों के ओपनिंग स्टॉक्स का डिफरेंस। और ये कौन सी लाइन होगी? दोनों के क्लोजिंग स्टॉक्स का डिफरेंस। तो दोनों के दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू ओपनिंग स्टॉक्स। ये क्या है? दैट इज डिफरेंस बिटवीन टू क्लोजिंग स्टॉक्स। यानी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के ओपनिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है वो ऐड कर दें और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के जो क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है वो लेस करते हैं। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन की ओपनिंग इन्वेंटरीज का डिफरेंस ऐड और क्लोजिंग इन्वेंटरीज का डिफरेंस लेस। लेकिन ये ऐड लेस तब तरतीब है अगर आपने एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट किया हुआ है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है ईयर 1 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 30,200, ईयर 2 में एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है 15,250 और ईयर 3 में है 30,450। ईयर 1 में ओपनिंग भी कुछ नहीं है, क्लोजिंग भी कुछ नहीं है। ईयर 2 में ओपनिंग का कुछ नहीं है, क्लोजिंग है। और दोनों के क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? ईयर 2 में दोनों के क्लोजिंग का डिफरेंस कितना है? और ये अगले साल ओपनिंग्स का डिफरेंस है और तीसरे साल दोनों के क्लोजिंग्स का कितना डिफरेंस है? 2। और इनका जो आंसर आएगा वो यकीनन मार्जिनल का प्रॉफिट होगा। फीस 900, ये मार्जिनल का प्रॉफिट। अच्छा, नॉलेज के लिए एक और चीज बताता हूं। दूसरे साल में फिक्स्ड ओआर कितना है? दूसरे साल 3.5। दूसरे साल में क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स है? 700। 700 इंटू 3.5। तो इस स्टॉक में 3.5 रुपए के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड छुपे हैं, ये वही है। तीसरे साल में फिक्स्ड ओआर कितना है? 4 रुपए शायद। तीसरे साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो 4 रुपए के हिसाब से 500 यूनिट्स में 2,000 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड छुपे हैं। ये प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन। कल मैं इसकी प्रैक्टिस और सवाल करा के ये चैप्टर यही है, बस यही चैप्टर। इसका होमवर्क राइस की बुक में देखें, आई कैप क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन में एटीएफ लिमिटेड का आ रहा है सवाल। एटीएफ लिमिटेड, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एटीएफ लिमिटेड, जिसमें फिनिश गुड एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 3,000 यूनिट्स। ठीक है ना? ये एक सवाल आपका होमवर्क है। ये पैक की बुक में पेज 104 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है एटीएफ लिमिटेड, और राइस की बुक में पेज 219 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी था, आई कैप की बुक में भी है। ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है। जो फॉर्मेट आपको सिखाया उसी फॉर्मेट से कर लीजिएगा। हो सकता है सॉल्यूशन में कोई एक आध लाइन ऊपर नीचे हो, लेकिन खैर आपको जैसे सिखाया वैसे कर लीजिए। ये एक सवाल कराइए बस है। नहीं, इसके सवाल आते हैं दूसरों के साथ मिक्स होके। पहले सादा सादा सवाल भी आ जाता था, लेकिन अब दूसरों के साथ मर्ज होके आते हैं। तो कल मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और करा के फिर बताऊंगा कि जो मर्ज होते हैं तो कैसे मर्ज होते हैं, प्रोसेस के साथ और बजटिंग के साथ और वेरिएंस के साथ। वेरिएंस पढ़ाने लगा ना तो उससे पहले ये पढ़ा रहा था। अच्छा, इस हदीस को अपने ऊपर अप्लाई करिएगा हम सब। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, टॉन्ट करना, लानत करने वाला, और ये हमारी ज़बान पे इतना कॉमन है लानत वाला वर्ड, नाज़िबा गुफ्तगू करने वाला जो खराब है, जो सही नहीं है, और फहश गोई करने वाला। ये सारे नौजवान अपने ऊपर अपने मुंह अपनी ज़बान को झांक के देख लें, नहीं होता। यानी जो मोमिन है वो ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाज़िबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। तो अगर मोमिन ये नहीं होता तो फिर जो ये है फिर उसके मोमिन होने में मसला आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो हदीस में पढ़ता हूँ, इनका फायदा कब है कि जो इनमें सुने अपने आप को टटोलें, और जिन बातों से रोका गया है अगर वो हमारे अंदर हैं तो उनको निकालने की कोशिश करें, और जिन बातों का कहा गया है वो हमारे अंदर नहीं है तो उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी अल्लाह से मदद होगी।